आज का जो जन सैलाब है ये पैसे पे बुलाई गई भीड़ नहीं थी और उनका जो उत्साह था वो इस कदर का था कि मैं भी अपने आप को आज उनके उत्साह के सामने फीका महसूस कर रहा हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने इस समाज को किसी भी कीमत पर बंटने दूंगा। मैंने आज भी वहाँ से कहा कि वर्गीकरण वाले इशू पे अगर कहीं उनको लगता है डिस्ट्रिक्ट भाई को कि उनको फायदा होगा, इस चुनाव के बाद हम उनके साथ बैठेंगे। और जिस तरह का जन सैलाब आपने ग्राउंड के अंदर देखा उससे कई गुना बाहर था। वो नहीं, धर्म मुक्ति का रास्ता तो हो सकता है लेकिन स्वाभिमान सम्मान के जीवन का रास्ता नहीं हो सकता। बैकलॉग जो है जो लाखों की संख्या में SC/ST OBC का भरा जाए, 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे हों, इनको वापस लिया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो सफाई कर्मी वर्ग है उनको ठेकेदारी संविदा से हट निकाला जाए, उनको पक्की नौकरी दी जाए। उनको जो गटर में उतर के अमानवीय जो है जिंदगी जीनी पड़ती है उसका हम लोग कठोर रूप से विरोध करें हमारा, क्योंकि हम सरकार की नीयत से, सुप्रीम कोर्ट की नीयत से बाकी 69 शिक्षक भर्ती आपको याद होगी, 5 दिन मेरे दिन रात का संघर्ष आपको याद होगा, तो सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा दी। आप समझो, जो हमें सम्मान का जीवन नहीं देखते, जो हमें जाति के आधार बराबरी की नहीं दे सकते, वो आज हमारे हितैषी अगर बन रहे हैं। देखो, जिस दिन शेर को मौका मिलेगा वो अपना शिकार जरूर करेगा। एडी चोटी का जोर लगाओ, आप हमारी टांगे खींचो, हम समाज का हाथ पकड़ेंगे। ये जो आज आपने जन समूह देखा है, इनको अब बस यही चैलेंज है मेरे सामने कि अगले 1-1.5-2 साल में इनको कैडर बदल के और इनको जमीन पे उतार के इनके जरिए राज सत्ता में गरीबों की, शोषितों की, बहुजन समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित करके पॉलिसी बना के इनकी जिंदगी बदलनी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद दौड़े चले आते हैं। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ में हैं। कुछ दिन पहले आपने ही ये ट्वीट किया था, मैंने उसी की लाइनों को इसलिए दोहराया क्योंकि आज आपने दिल्ली में बहुजन राजनीति की नई इबारत लिखी और जो ये ट्वीट किया था एग्जैक्टली बहुजन समाज के लोगों ने ये साबित कर दिखाया कि वो बिना निमंत्रण के दौड़े चले आए। क्या, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बहुजन जन सैलाब को? नीरज भाई, पसीने की सहाई से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। जब चारों तरफ से लोग आपको गिराने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा दें, आपके खिलाफ खूब साजिशें हों, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए जाएं, तो ऐसे में नेतृत्व की और समाज की दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे के पूरक बने। आज का जो जन सैलाब है ये पैसे पे बुलाई गई भीड़ नहीं थी और उनका जो उत्साह था वो इस कदर का था कि मैं भी अपने आप को आज उनके उत्साह के सामने फीका महसूस कर रहा था। क्या गजब का उत्साह! और ये वो वीर बहादुर योद्धा हैं जो बिना अपनी जान की परवाह करे, बिना किसी के डर के और अपनी जेब से पैसे और अपने खाने की व्यवस्था करके, जैसे मैंने इनसे अपील की थी कि अपना खाना साथ लेके आना, उस हिम्मत से आए। और जिस तरह का जन सैलाब आपने ग्राउंड के अंदर देखा, बाहर कई गुना था, उससे कई गुना बाहर था। आप ये सोचिए कि अगर वास्तविकता में जिस तरह का प्रयास हमने किया था और आज हमें रामलीला मैदान मिल गया होता और ये रैली वहाँ होती, ये आंदोलन वहाँ होता, ये संघर्ष वहाँ होता, तो इसकी गूंज भारत में नहीं दुनिया में सुनाई देती। यही मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, आपने खुद वो बात कह दी। रामलीला ग्राउंड से इतना कौन खौफ में था, कौन डर रहा था ऐसा कि रामलीला ग्राउंड अगर भर गया तो किसको खतरा था कि मेरी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी? कौन डर रहा था इतना? मैं तो नहीं कहता कोई डर रहा था, मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि लोग कहते हैं रामलीला मैदान भरा नहीं जा सकता। मेरे आज भी याद है दिल्ली में जब सतगुरु रविदास जी महाराज का, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर टूटा, तब भी हम लोगों ने भरा था। और आज भी मैं कहता था कि उसके बाहर भी पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इस तरह का सैलाब आया था। अंतर है दोनों में, वहां संवेदनाओं की बात थी, यहाँ मुद्दे की वजह से आए थे, इसलिए इससे खतरा तो था किसी न किसी। पहले धर्म के आधार पे लोग ज्यादा इकट्ठा होते थे, संघर्ष में कम होते थे। पिछले भीम आर्मी के 10 साल के संघर्ष की वजह से अब मुद्दों पे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और धार्मिक आयोजन में तो हमारे लोग बहुत कम अब पार्टिसिपेट करने लगे। उनको ये तो एहसास हो गया कि धर्म से उनकी जो बुनियादी सुविधाएं वो नहीं, धर्म मुक्ति का रास्ता तो हो सकता है लेकिन स्वाभिमान सम्मान के जीवन का रास्ता नहीं हो सकता है। तो मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा जन्म बहुजन समाज में हुआ।
मुझे इस बात पे भी फक्र और गर्व है कि मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मुझे इस बात पे भी गर्व है कि मेरा समाज जो है किसी को धोखा देके जो है काम नहीं करता, वो मेहनत ईमानदार से करता और वो अपने हकों के लिए लड़ता है। मुझे गर्व है कि मैं संघर्षशील समाज का हिस्सा हूं, अपने महापुरुषों का आंदोलन चला रहा हूं। मैं कहीं मिनिस्टर होता और किसी पद पे होता, शायद मुझे इस बात की खुशी नहीं होती जितनी इस बात खुशी होती है कि मैं आज भी एमपी बनने के बाद भी एक संघर्षशील कार्यकर्ता की तरह अपने समाज के मुद्दों के लिए लड़ रहा हूं, बहुजन एकता के लिए लड़ रहा हूं और बहुजन अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं। इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, वर्गीकरण को लेकर तमाम सारे आरोप झेलने पड़े, बहुत सारी चीजें हुई। आज का जो पूरा कार्यक्रम था उसके मुख्य मुद्दे क्या थे? उसमें क्या क्यों जरूरत पड़ गई कि 11 सितंबर को आपको ताकत दिखानी पड़ी? देखिए, ताकत नहीं है, ये सोई बहरी सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह कहा करते थे कि धमाकों की जरूरत पड़ती है। लोकतंत्र में संख्या के आधार पर आप सरकार को अपनी ताकत का, अपने विरोध की का एहसास करा सकते थे। 21 तारीख का हमने कार्यक्रम किया, उस समय की मांग थी, लेकिन आज का कार्यक्रम जहां चारों तरफ से लोग इसको रोकने लगे थे, उस समय इस कार्यक्रम को करके सरकार को भी और जो छिपे हुए लोग हैं उनको भी बताना था कि अब हम वो समाज नहीं रहा है कि आप कुछ भी लागू कर दोगे और हम लोग उसको मान लेंगे। हम उसको कसौटी पे लेके जाएंगे, तर्क के साथ लेके जाएंगे, और हमारे मुद्दे जो हैं क्रीमी लेयर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। क्रीमी लेयर के जरिए जो है एनएफएस करने का जो इंतजाम ढूंढा जा रहा है, ऑलरेडी एनएफएस हो रहा है। क्रीमी लेयर कहाँ पैदा हो गया? मैंने पार्लियामेंट में पूछा था। फिर जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए, पता लगना चाहिए कौन किसके अधिकार पर हिस्सा खा के बैठा है। मैं फिर कहता हूँ, हम और डीएससी का जो समाज है वो एक माँ के दो बेटे हैं। माँ के बच्चों में तनाव हो सकता है, झगड़ा होता है, लेकिन वो कभी अलग नहीं हो सकते। मैं अपने इस भाईचारे को नहीं टूटने दूंगा। इसलिए मैं बार बार ये मांग कर रहा हूँ कि सरकार के चाल में हमारा कोई भी पक्ष ना फंसे। हम लोग कह रहे हैं कि जातीय आधार पर जनगणना करा के देखिए। 2001 की गणना के आंकड़े हम पे हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, और जो 2021 की थी वो हुई नहीं। तो इस 20 सालों में जो बदलाव हुआ है उसमें हमारी आबादी घटी है, बढ़ी है। क्या पता हमें ज्यादा ही मिल रहा हो, क्या पता हमारी आबादी घट गई हो, क्या पता किसी और की आबादी बढ़ गई हो। तो मैं ये कह रहा था कि सामान्य जाति के लोगों का भी मैं बड़ा समर्थन करता हूं मन से। उनकी आबादी, उनको 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण गलत दिया गया, उनका आरक्षण बढ़ा के, उनका एक अलग से ग्रुप बना के उनको 15% आरक्षण की व्यवस्था, और मैंने तो मंच पे 20 की बात की कि 20% सामान्य जाति के लोगों को, बच्चों को दे दो, और 80% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों को बांट दो। ठीक है। साथ साथ जातीय जनगणना के बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी के लिए, कर्मचारियों के लिए, बैकलॉग जो लाखों की संख्या में, ओबीसी भी आपने जोड़ा? यस, ओबीसी के लिए भी, वो हमारा परिवार है, बहुजन परिवार है। फिर उनको भी जाति के आधार पर असमानता का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से इंटरव्यू में हमारे साथ धोखा होता है वो पूरे परिवार के साथ होता, छल होता है। एनएफएस जो होता है पूरे परिवार के साथ होता है। 2700 वैज्ञानिक भर्ती होते हैं, कोई आरक्षण नहीं होता। लेटरल एंट्री होते, कोई आरक्षण नहीं होता है। फिर इसके साथ साथ बैकलॉग जो है, जो लाखों की संख्या में एससी एसटी ओबीसी का, वो भरा जाए। उसके अलावा पुरानी पेंशन हो और 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे हो, इनको वापस लिया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, समान कार्य समान वेतन पॉलिसी लागू, और सबसे बड़ी मांग जो सफाई कर्मी वर्ग है उनको ठेकेदारी सुविधा से हट निकाला जाए, उनको पक्की नौकरी दी जाए। उनको जो गटर में उतर के अमानवीय जो है जिंदगी जीनी पड़ती है, उसका हम लोग कठोर रूप से विरोध करते हैं। ये सब मुद्दे हमारे जनहित के मुद्दे, कोई मेरा मुद्दा नहीं, कोई किसी एक जाति का, सब बहुजन समाज के मुद्दों के लिए आज हमने महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ दिया कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो लोग अभी तक आजादी के इतने सालों बाद गटर में उतरना बंद नहीं कर पाए किसी समाज का, वो कैसे हिस्सेदारी के लिए बात करेंगे, काम करेंगे? नियत कैसी होगी? ये मैं उस दिन से ये कह रहा हूं कि नेता बहुत है, नीति बहुत है, लेकिन नियत नहीं है। इनमें से किसी भी सरकार की नियत हमें उस गटर से निकालने की रही नहीं। हम लोग तो सरकार नहीं थे। नहीं तो मशीनें खरीदना कोई बड़ी बात कुछ भी, मैंने आप पार्लियामेंट में आपको याद होगा मैंने कहा था कि सफाई कर्मचारी अलग से बजट की व्यवस्था की जाए। लेकिन आप इस बात को महसूस कीजिए कि ये जो दर्द है ये सरकार के लिए मानवीय है। हम पे जो, हम जो इस जिंदगी को जीते हैं, हमारा इतना बड़ा समाज जिसका दर्द हम लोग महसूस करते हैं, पार्लियामेंट में उठाते हैं, सड़कों पर उठाते हैं, लेकिन वो सरकार के लिए मानवीय है। और जो जिन्होंने हजारों साल हमें अधिकार नहीं दिए, जो जाति बेबसी लाचारी की जिंदगी के लिए मजबूर किया, देश गुलाम होता रहा लेकिन उन्होंने हमें हथियार नहीं उठाने दिए। देश जो है शिक्षा की भेंट करता लेकिन उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। देश संपत्ति जो है लुटती रही, उन्होंने हमें संपत्ति बनाई। आज वो अचानक से हमारे लोगों के इतने समर्थक कैसे हो गए? जो लोग
आरक्षण को पानी पी के गाली देते रहे पहले दिन से। आज वो आरक्षण के समर्थक कैसे होंगे? उनकी पॉलिसी हमारे समर्थक। तो जब हमारा समाज बटे, उस बटाई पे, उस लड़ाई पे वो लोग खूब ठाके मार के ऐसे, वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं अपने समाज को किसी भी कीमत पे बटने दूंगा। मैंने आज भी वहां से कहा कि वर्गीकरण वाले इशू पे अगर कहीं उनको लगता है डीएसके भाई को कि उनको फायदा होगा, तो इस चुनाव के बाद हम उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। हमें भी जो डर है, भय है कि अगर ये अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया तो कई सरकारों ने ओबीसी कई जातियों को, सामान्य कई जातियों को, बैकवर्ड कई जातियों को शेड्यूल कास्ट में ट्रांसफर किया है। तो अगर आप इनमें जातियों को बढ़ाओगे तो इनकी आरक्षण की संख्या भी जो है उसको बढ़ाओ। तो हमने कई ऐसी मांगे जो हैं, उनका वो भय है हमारा, क्योंकि हम सरकार की नीयत से, सुप्रीम कोर्ट की नीयत से, बाकी 69 शिक्षक भर्ती आपको याद होगी, 5 दिन मेरे दिन रात का संघर्ष आपको याद होगा, 6800 नियुक्तियां की लिस्ट मुख्यमंत्री ने जारी की, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब फिर हमारे लोग लड़े, हाँ सच की लड़ाई थी, तो हाई कोर्ट को तर्क पे, वो कसौटी पे खरा नहीं उतर पाया, तो उनको कहा कि भाई दे दो, तो अब सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा दी। आप समझो, जो हमें सम्मान का जीवन नहीं देखते, जो हमें जाति के आधार पर बराबरी की नहीं दे सकते, वो आज हमारे इतिहास अगर बन रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि शेर जो है मुंह में मिठाई दबा के कहने लग जाए कि मैं मुंह से मीठा बोलूंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो हमें समझना चाहिए कि ये शेर और सियार का जो खेल है, अगर हम इसको नहीं समझेंगे, देखो जिस दिन शेर को मौका मिलेगा वो अपना शिकार जरूर करेगा। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं डर लगता है। इसलिए मैं डीएससी के भाइयों से बात करना चाहता हूँ कि एक बार आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ, 10% वो चला गया, अब आप ये करने की प्रयास कर रहे हो, फिर क्रीमी की बात कर, फिर एक बार के बाद नहीं मिलेगा। तो मेरे मन में ये डर है कि ऐसा ना हो कि ये आरक्षण को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा ठोस कदम हो जाए, इसलिए मेरा भय है। वरना अगर अपने लोगों को अधिकार मिलते हो, स्पेशली वाल्मीकि समाज के लोगों को, स्पेशली जो है धानुक समाज के लोगों को, स्पेशली जो है सैंसी समाज के लोगों को, और डोम समाज के लोगों, या धोबी हों, खटीक हों, पासी हों, या और भी कोई जाति हो, बैरागी हो, बावरी हो, जिनको नहीं मिल रहा, अगर उनको अवसर मिले, क्योंकि मैं तो इस शक्ति को मानता हूं कि अगर कल वो भी इस आरक्षण की वैल्यू को समझ जाएंगे, तो वो फिर हमारे बराबर में खड़े होकर, हो सकता है हमसे आगे खड़े होकर इस लड़ाई को लड़े, भाईचारा भी बना रहेगा, और हमारी एकता भी टूट। 2 अप्रैल 2018 जो एकता बनी, उसी से सरकार डरी हुई है। और मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ भाई, ये सब एक ही माँ के बच्चे हैं, ये हमारा परिवार है, इसको हम लोग टूटने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। बात नौकरी की नहीं, हमारा भय जो मैंने आपको बताया वो है, ठीक है। रही बात, आप इस बात को समझिए, मैं उन जातियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन जातियों को आज सुबह शाम गाली दी जा रही है। उन्होंने नीला झंडा उठा के बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को पिछले 40-50 साल से उत्तर भारत में सींचा। इसकी उन्होंने कीमत चुकानी पड़ी, उन पर लाठियां बजी, उनकी बच्चों का बलात्कार हुआ, उनको जमीनों से बेदखल कर दिया, उनको मारकर निकाला गया, उनकी मूछें काटी गई, उनकी बारातें रोकी गई, और तो और उनकी हत्याएं हुई, उनका सामूहिक नरसंहार हुआ। लेकिन उन्होंने बाबा साहब के मिशन को नहीं छोड़ा। आज जो मेरे भाई लड़ रहे हैं, उनको एहसास भी नहीं है कि वो दुश्मन के एजेंडे पे जिस तरह की वो कर रहे हैं। इन्हीं जातियों ने अपने प्राणी का बलिदान देके इस आरक्षण को बचाया, वरना आप ईडब्ल्यूएस पे कहां था कोई लड़ने वाला, लेटरल एंट्री पे कहां था कोई लड़ने वाला। तो इनको गाली देना आसान है, लेकिन इनकी तरह संघर्ष करना आसान काम नहीं। मैं तो चाहता हूं कि हमारे और भाई भी संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएं, अपने अधिकारों की वैल्यू को समझें। हम तो अधिकारों की रक्षा के लिए चला रहे हैं, कोई अपना घर परिवार चलाने के लिए नहीं चला रहे हैं। ये जो जनसैलाब उमड़ा, आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में एक बात कही कि बिना पैसों की भीड़ बुलाई गई थी। मैं ईमानदारी के साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी लोग आए पूरे देश भर से, कहीं किसी यूनिट को पैसा नहीं भिजवाया गया, सब स्वप्रेरणा से अपने मैनेज करके किसी तरीके से? मेरी आस्था तो सभी महापुरुषों में है, लेकिन मैं अभी विदेश से लौटा हूं 4 दिन के संघर्ष से, और मैं वहां गया था हमारे कौम के अमर शहीद है संत रामानंद जी के शहीदी स्थल पे, क्योंकि उनको गोली लगी, उनकी जान नहीं बची, मुझे गोली लगी, मैं बच गया, उनको नमन करने। और हमारे कुलगुरु है सतगुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने अंधविश्वास पाखंडबाजी की धज्जा उड़ा कर रख दी। सतगुरु कबीर जी और वो समकालिक, और उन्होंने ब्राह्मणवाद को जितनी बड़ी चोट दी शायद कोई नहीं दे सकता है। वो कहते हैं कि गुणवीन ब्राह्मण के चरण पूजने की जरूरत नहीं है, आप चंडाल के चरण पूजे जिसमें गुण है। और उन्होंने समाज को राजकाज का रास्ता दिखाया। एक इतनी बड़ी वाणी उन्होंने कही है, लोग सोचते हैं कि वो धार्मिक संत है। नरपत एक से सुख सुता सपनों भयो विकारो,
अशरत राज बहुत दुख पायो सो गत भई हमारो। यानी कि जिस तरह सपने में राजा का राज छीन लिया जाता है, इस तरह से भारी आक्रमणकारी ने हमारा राज छीन लिया। और बिना राज के क्या हालात हमारी होगी कि रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भी हम पे नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा बेगमपुरा राज का जो संकलन दिया, मानवतावादी राज, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्नुअन और छोटे बड़े सब बसे रहदास रहे प्रसन्न, कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना। उसका नाम दिया पूरे कॉन्सेप्ट को बेगमपुरा। बेगम का मतलब बिना गम का राज, किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ना जाति ना धर्म की बात। तो मैं उनको संकल्पित करके कुलगुरु जी को ये कहता हूं, अगर कोई भी पैसा सुविधा अगर हम लोगों ने मुहैया कराई तो उसके लिए ऑन रिकॉर्ड अगर कोई बाहर आके कह दे कि ये हमें मदद की गई है, तो जो आप सजा दोगे मैं उसका जिम्मेदार हूंगा, जो समाज सजा देगा मैं उसका जिम्मेदार हूंगा। इसका मतलब इस जन सैलाब का बहुत बड़े मायने हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने ये बात वहां भी कही, ये भीड़ नहीं है सबसे बड़ी बात, आप समझो। मैं इसलिए जन सैलाब कह रहा हूँ। ये वो बहादुर योद्धा हैं जिन्होंने मन में पहले कहते हैं नौजवान संघर्ष में नहीं आता, लेकिन आज नौजवानों ने ये संघर्ष का बीड़ा अपने कंधों पे उठा लिया, क्योंकि आज करो मरो की स्थिति आ गई देश में। तो ये वो योद्धा है जिनका ऋण हम लोग नहीं चुका सकते। मैं जो कुछ उनकी वजह से हूं, और आने वाले कल में समाज इनको योद्धाओं की तरह उनका सम्मान करेगा, आप देखना। ये वो हैं जिन्होंने 13 नौजवानों ने, जो पूरे दलित समाज के, जिन्होंने बलिदान दिया, जिसमें 12 नौजवान शेड्यूल कास्ट के जाटा बिरादरी के थे, तो एक नौजवान वाल्मीकि समाज का था, जिन्होंने बलिदान देके 2 अप्रैल 2018 को अपने खून से अपने अधिकारों को बचाना। ये वो नौजवान है, ये नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है। इस देश में 23 साल का आदमी IAS बन सकता है। इस नौजवानों को आप हल्के मत लेना। एक बहुत बड़ी चीज है कि ये युवा है आपके साथ जुड़ा हुआ, इसने टोल आर्मी को बीजेपी की चुनौती दे दी है। आपने स्थान बदला 2 दिन के अंदर, सबको पता है। अब आप महसूस करो ना, स्थान बदला गया और झूठी खबरें चलाई गई, उल्टे अखबार में छोटे मोटे लेख लिखे गए कि साहब को जाएगा पकड़ लेगा। और मैंने नहीं दी सफाई कि पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, क्योंकि मैं अपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की योद्धाओं की शक्ति को जानता हूं। मैंने नहीं कहा कि बैनर लगा दो, पोस्टर लगा दो, देखो मगर क्या सैलाब था। और मुझसे ही नहीं रुक रहे थे आज तो, और मुझसे कहते हाथ मिला लो, क्योंकि जब से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हूं तो उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं, वो तेजी से काम करने लगे। आप तो मेरे साथ थे बांदा में, तो बताओ बांदा में यही आलम था या नहीं था? बांदा में भी इसी तरह का बारिश आकर देखे ना आप अंदर क्या सैलाब था। तो मैं तो ऋणी हूं, और मैं कह सकता हूं कि अगर कोई ईमानदार से इनके लिए काम करे, 1 कदम चले तो इस 100 कदम चलते हैं। अब अच्छा, मुझे चुनाव इन्होंने अपने पैसे से लड़ाया, वर्करी इन्होंने की, और मैंने आज नगीना के लोगों को, बहुसंख्यक लोग आए थे, उनका भी मैंने धन्यवाद किया। पूरे देश के संगठन ने उनका खड़े होकर धन्यवाद किया कि हम नगीना को सैल्यूट करते हैं, नगीना के लोग सैल्यूट करते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल, ये 11 सितंबर को लेकर के किसने विरोध किया, किसने साजिशें रची, किसको तकलीफ थी, इस पे नहीं जाना चाहता मैं, नहीं जाना चाहता, जिसने रची। लेकिन इस तरह की जो विरोधी ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि समाज में गैर बराबरी दूर हो या एक बहुजन एकता बने, ऐसी ताकतों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एडी चोटी का जोर लगाओ। ये तकनीकी युग है। 2 दिनों में कोई आदमी सड़क पर रला फिरा नहीं कि उसको कहाँ जाना है और वो किस काम के लिए आया है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप हमारी टांगे खींचो, हम समाज का हाथ पकड़ेंगे। ये जो आज आपने जन समूह देखा है, इनको अब बस यही चैलेंज है मेरे सामने कि अगले 1, 1.5, 2 साल में इनको कैडर बदल के और इनको जमीन पे उतार के, इनके जरिए राज सत्ता में गरीबों की, शोषितों की, बहुजन समाज की हिस्सेदार सुनिश्चित करके पॉलिसी बना के इनकी जिंदगी बदलनी है। इनको इज्जत मान सम्मान की जिंदगी देनी है, जैसा सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा में कल्पना की है। महिलाओं को शोषण मुक्त बनाना है, पॉलिसी हम पे, एजुकेशन पॉलिसी जो हमने मांग की है, उससे बेटर नहीं हो सकती किसी पे, कि सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री कोई हो, सबका इलाज, हेल्थ पॉलिसी, सबका इलाज होगा सरकारी अस्पताल में, सारे टेस्ट वहीं होंगे, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम एसडीएम हो। ऐसा आग से लगती है पैसे वालों को। रे अगर चंद्रशेखर सत्ता में बैठ गया तो गरीब की तो जेब नहीं करेगी। इज्जत की जिंदगी में कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए, उद्योग धंधे नौजवानों के लिए बैकलॉग भरेंगे, प्राइवेट सेक्टर में उनको आरक्षण देंगे, तमाम तरह से उनको इज्जत सम्मान जिंदगी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, पुरानी पेंशन जो महिलाओं को मिल रही 500 उसको बढ़ाकर 3000 रुपये करेंगे, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, सहायिका, सबका वेतन 20,000 प्लस करेंगे, न्यूनतम वेतन 700 रुपये से कम नहीं रखेंगे, कम से कम 20,000 रुपये महीने के लोगों के घरों में जाने चाहिए। पैसे कमी नहीं देश में, इन भ्रष्टाचारी लुटेरे नेताओं अधिकारियों ने जो सब छिपा के रखा है, सब जनता के बीच में ला के रखेंगे। हम तो अपने, अब ये भी नहीं पता नीज भाई कि कौन सी गोली कहाँ से आके लगेगी। सरकार ने मेरी सुरक्षा बढ़ाई, आपको पता भी होगा,
दो राज्यों के लिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा सैलाब जब वहाँ मैं गया और वो वहाँ उमड़ा हरियाणा में, तो उनको लगा कि अब अगर यहाँ इसको मर जाता है तो कुछ नुकसान हो जाएगा, यहाँ इसको कोई नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि गोली चलाने वाले लोगों में एक लड़का हरियाणा का भी था। तो फिर जम्मू और उसमें बढ़ाई कि भाई जाएंगे तो कोई दूर ना, लेकिन दिल्ली में मैं यहाँ रहता हूँ, दिल्ली मेरे पास सुरक्षा नहीं है। आज आपने देखा एक बच्चा जो है चढ़ गया, तो मैंने कहा ना सरकार के लिए मैं उस तरह से हूं कि सरकार को राजनीतिक नुकसान नहीं होना चाहिए कि चंद्रशेखर। आज आप देखिए, अगर सोचे जिस तरह के प्रयास मेरे खिलाफ किए जा रहे हैं, जिस तरह से ताकत आज समाज पर बीमारी बढ़ी, तो कितने लोग होंगे जो मेरे विरोधी होंगे, जो चाहते हैं चंद्रशेखर कल मर जाए। लेकिन मौत तो एक दिन आएगी। बाबा साहब ने कहा जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है इज्जत के साथ जीना, स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना, हक अधिकार के साथ जीना। अगर वो नहीं है तो गीदड़ों की जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी नहीं। मैं इससे सहमत नहीं। एक मांग मैंने छोड़ दी, क्योंकि आज तक जितने भी नेता हुए उनको उनकी जाति के आधार पर नेता बनाने की कोशिश की गई। जब आप देखोगे तो हमारी दूसरी मांग है कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू की जाए और ओबीसी का जो आरक्षण को 27% से बढ़ा के 15% अतिरिक्त आरक्षण देके उसको 42% किया जाए। हम तो 52 की मांग कर रहे हैं, लेकिन 42 ही दे दे सरकार को। और मैंने शेड्यूल कास्ट का आरक्षण भी बढ़ाने की मांग की है, उसको भी 25% करने की मांग की है। ऐसी जो है दोनों मांगे। मैं इसलिए आपको बात कर रहा हूँ, मैंने आखिरी में इसलिए रखी क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोग भी जो बहुसंख्यक रूप से समझदार हो गए, अनुशासित हो गए, कैडराइज हो गए, आंदोलनकारी हो गए, वैचारिक हो गए, वो भी सुनते हैं। तो उनको भी गुमराह किया जाएगा, उनके खिलाफ भी उनको भी सौ बातें कही जाएंगी। मैं उनको विश्वास दिला कहता हूँ कि जातिहीन समाज की स्थापना की बात करने वाले हम लोग, हम बहुजन हैं, हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड नहीं, बहुजन है। और अगर समाज हमारा साथ देगा, बहुजन समाज, तो आप देखना वारे नारे कर दिए जाएंगे समाज के। समाज को ऐसे ही जो है अवसर दिए जाएंगे कि जो अवसर जो है पिछले 70-75 साल में समाज को नहीं मिले। और फिर दोबारा आप चाहे दोबारा हर बहुजन समाज का व्यक्ति जाएगा कि उनके हर घर में एक चंद्रशेखर जरूर पैदा हो। गूंगी बहरी राजनीति के इस दौर में यही कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो चंद्रशेखर आजाद को अन्य नेताओं से अलग करते हैं। मुझे लगता है कि पिछड़े वर्ग से आने वाले तमाम सांसद नेता भी इतनी बात नहीं करते मंडल कमीशन की जितनी आप उठाते हैं, इसलिए लगातार उठाते हैं। क्योंकि मैं उनके दर्द को समझता हूं। जिस तरह से इंटरव्यू में उनको 200 में से नंबर मिलते हैं, 110, 112, 15 समझता हूं। जिस तरह से जो है EWS में अब वैकेंसियों के नाम पे वहाँ 250 आती है और यहाँ 20 भी नहीं आती। अभी 30 आई, मैंने ट्वीट किया। तो इनके साथ जो बहुजन समाज के लोग साथ जो अन्याय होता है, ये मेरा परिवार है। अब जाति में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं जिस विचारधारा को बाबा साहब ने चलाया, काशीराम साहब चलाया, हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीर जी ने, गुरु नानक देव जी ने चलाया, संत गाडगे नारायण गुरु ने चलाया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उस विचारधारा को, उस विचार को आगे बढ़ाऊं और ऐसे लोग तैयार हों जो भाईचारा, बहुजन भाईचारा बना के भविष्य में नौजवानों से भी अपील करता हूँ नीज भाई आपके चैनल के माध्यम से कि नौजवानों को ये कहा गया कि राजनीति बुरी चीज़ है। अगर इतनी बुरी चीज़ होती तो इस पर कुछ जाते हुए कब्जा नहीं होता। तो नौजवानों से कहता हूँ, पढ़े लिखे नौजवान से, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, जो बदलाव चाहते हैं, आए इस राजनीति का हिस्सा बने, इस राजनीति में बदलाव करें और धन बल की राजनीति को, छल बल की राजनीति को, सामंतशाही की राजनीति को, बाहुबल की राजनीति को पछाड़ते हुए बहुजन एकता की राजनीति को हम लोग भविष्य में उत्तर प्रदेश में और देश में स्थापित करें। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। जी।